फिर हमें वापस से प्रोफाइलर हारियांग की शूटिंग साइट दिखाई जाती है। गाड़ी में बैठे किसी बंदे ने स्क्रिप्ट पढ़कर उसे साइड में रख दिया। ये बंदा झुंग मीन होता है। उसने अपने मैनेजर से चलने को कहा। ये सुन मैनेजर ने भी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। झुंग मीन गाड़ी से बाहर निकलकर मन ही मन बोलने लगा कि मुझे नहीं पता कि असिस्टेंट पार्क आउटस्टैंडिंग होंगे या नहीं, लेकिन इस बार मैं उससे डोमिनेट नहीं होऊंगा। पिछली बार मैं पीछे छूट गया था, लेकिन इस बार मेरा गुरूर मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। ह्यूंग के कैरेक्टर के तौर पे मुझे लगातार अपने इमोशंस को चेक में रखना होगा और असिस्टेंट पार्क के रोल पे अपनी नजर बनाए रखनी होगी। मुझे उसे एग्जामिन, अंडरस्टैंड और एनालाइज करके पूरी तरह से डिसेक्ट करना होगा ताकि मैं रियलिटी और एक्टिंग के बीच की लाइन को ब्लर कर सकूं। तभी झुंग मीन की नजर वहां खड़े वुजीन पर गई। वो उसे देख मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो इसका मूड काफी हैवी लग रहा है। इतना सोच उसने वुजीन के पास जाते हुए उसे ग्रीट किया। वुजीन भी उसकी स्टाइल देखकर इंप्रेस्ड हो चुका था। उसने झुंग मीन को सीनियर बुलाते हुए ग्रीट किया। ये सुन झुंग मीन मन ही मन बोलने लगा कि सीनियर कहे जाने के लिए मुझे तुमसे बेहतर होना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन ये थोड़ा अनप्लेजेंट लग रहा है। तभी पीछे से एक लड़की ने झुंग मीन को आवाज लगाते हुए बताया कि पीडी मान वो आपका रिहर्सल लेना चाहते हैं। ये सुन झुंग मीन वहां से निकलने से पहले वुजीन से कुछ बोलने लगा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वुजीन को बताया कि इस बार मैं तुमसे डोमिनेट नहीं होऊंगा। इतना बोल जोश से भरा झुंग मीन तेजी से वहां से निकल गया। वुजीन भी ये देख सोचने लगा कि आखिर ये गरम धुएंदार बंदा अभी क्या बोलकर गया। ऐसे ही थोड़ी देर में शूटिंग की साइट तैयार हो जाती है। एक बंदे ने ऊंची आवाज में शूटिंग के लिए रेडी होने की अनाउंसमेंट की, लेकिन वहां बैठे वुजीन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो परेशान होकर सोचने लगा कि ये डिटेक्टिव एजेंसी से पूरी तरह से अलग है। मुझे थोड़ा नॉजियस फील हो रहा है, लेकिन झुंग मीन का एकदम कंपोज्ड होकर बैठना वाकई में इनक्रेडिबल है। ये होता है असली प्रो। मैं तो सिर्फ प्रो होने का दिखावा ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी के लिए इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी एक बंदे ने वुजीन को हथकड़ी पहनाते हुए बताया कि मैं ये प्रॉप सेट कर रहा हूँ। वुजीन ने मन ही मन सोचा कि अभी का प्रोफाइलर हारियांग का पहला सीन तब की स्टोरी है जब असिस्टेंट पार्क ने खुद को सरेंडर कर दिया था। इस केस के सेंटर में है प्रोफाइलर ह्यूंग। उसने असिस्टेंट पार्क के पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के ट्रेस को एनालाइज किया और अभी ये सीन में ह्यूंग और असिस्टेंट पार्क दूसरी बार मिल रहे हैं, इसलिए ये हथकड़ी लगाई जा रही है। तभी डायरेक्टर ने जोर से अनाउंस किया कि एक्शन। ये सुन वुजीन तुरंत ही असिस्टेंट पार्क के कैरेक्टर में घुस गया। उसने अपने सामने पड़े कुछ कागज को देखा, फिर वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। सामने से ह्यूंग का रोल कर रहे झुंग मीन ने कहा कि चलो पहले थोड़ी स्मॉल टॉक कर लेते हैं। ये सुन असिस्टेंट पार्क ने चैन की सांस छोड़ते हुए पूछा कि तो तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। मुझे एक हैमबर्गर खाना है, मुझे श्रिम्प हैमबर्गर पसंद है। तभी ह्यूंग ने उसकी बात इग्नोर कर पूछा कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी हुआ करती थी ना, जिसने खुदकुशी कर ली थी। ये सुन असिस्टेंट पार्क चुप हो गया। फिर उसने बताया कि हाँ मेरी एक बहन हुआ करती थी, एक बड़ी बहन। इतना बोल वो ईवल तरीके से स्माइल करने लगा। माहौल हैवी होता देख ह्यूंग ने माफी मांगकर कहा कि ये अब स्मॉल टॉक नहीं रही, मैंने गलती कर दी। असिस्टेंट पार्क ने उसकी बात नकारते हुए बताया कि मेरी बड़ी बहन की खुदकुशी वाली बात सिर्फ एक स्मॉल टॉक ही है। वैसे क्या उस फाइल में मेरा डेटा है? उसमें क्या लिखा है? ह्यूंग ने बताया कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद इसमें सब कुछ लिखा हो सकता है। तुम्हारी बड़ी बहन वाली स्टोरी भी है। ये सुन असिस्टेंट पार्क ने पूछा कि क्या वो स्टोरी तुम्हारे लिए हेल्पफुल है? तुम्हें मुझे फिगर आउट करना चाहिए ताकि तुम असली गुनहगार तक पहुंच सको। उसकी बातें सुन ह्यूंग बोलने लगा कि मेरे हिसाब से तुम साइकोपैथ और सोशियोपैथ के मिक्सचर हो। यूजुअली सोशियोपैथ्स अपनी परवरिश के दौरान मिले एनवायरनमेंट से बनते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी लाइफ का पता लगाया। तुम्हारे फादर जुए और शराब से एडिक्टेड थे और तुम्हारी माँ बड़ी बहन और तुम्हें मारा करते थे, राइट? तुम्हारी बड़ी बहन ये सब सह नहीं पाई और उसने खुदकुशी कर ली, और उसके बाद तुम्हारी माँ और फादर भी एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। लेकिन जब मैं उनके केस की फाइल पढ़ रहा था तब मुझे कुछ अजीब सी चीज पता चली। तुम्हारी माँ की तो कार में ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे फादर कार के बाहर रेंगते हुए मरे थे, लेकिन उनके ऊपर रेजिस्टेंस के कुछ ट्रेस थे। हालांकि वो केस सबूत की कमी के चलते जल्द ही क्लोज कर दिया गया था। लेकिन इतनी अजीब चीज को देखते हुए मेरे मन में एक थ्योरी है। क्या उनका बेटा जो कि जन्म से ही एक साइकोपैथ था और हेल जैसी जिंदगी एक्सपीरियंस करके एक सोशियोपैथ बन चुका था, क्या वही कल्प्रिट नहीं है? तुम्हारा सीरियल किलिंग का प्लेजर अपने फादर से ही शुरू हुआ था, राइट? ये सुन असिस्टेंट पार्क बोलने लगा कि तुम मेरे ऐसे कामों को भी जानते हो जो पब्लिक को नहीं पता। ह्यूंग को भी उससे डरावनी फीलिंग आ रही थी। असिस्टेंट पार्क ने ईवल तरीके से स्माइल देते हुए पूछा कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुमने मेरे बारे में सब पता लगा लिया है? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी कोई अनकही कहानी भी हो सकती है? उसका ऐसा ऑरा देख झुंग मीन पूरी तरह से हैरान रह गया। वहां खड़ा मानवू भी उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस्ड था। डायरेक्टर ताइक भी पूरी तरह से हैरान हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि ये तो वही सुबह वाला नौसिखिया एक्टर है। झुंग मीन को भी उससे डोमिनेट ना होने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ रही है। ये कोई नौसिखिए का लेवल नहीं है। आखिर ये बंदा है कौन? इतना सोच उसने अपने पास खड़े बंदे से पूछा कि उस एक्टर का नाम क्या है। उस बंदे ने बताया कि एक्टर का नाम कांग वुजीन है। ये सुन डायरेक्टर ताइक सरप्राइज्ड हो गया। उसे याद आया कि ये तो वही ह्यून का बताया हुआ रूड बेनाम एक्टर है। ये वाकई में ऑडिशन क्लियर करने की वर्थ रखता है। इसकी एक्टिंग इतनी अमेजिंग है कि उसे ऑडिशन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं जानता कि ये कहां से आया है,
लेकिन इसकी वजह से ना सिर्फ जुंग मीन बल्कि पूरी फिल्मिंग साइट का एटमॉस्फेयर जैसा यूजुअली होता है उससे चेंज हो चुका है। हर कोई उस वुजीन नाम के लड़के से जेलस हो रहा है। ये नौसिखिया ही इस ड्रामा में पिलर का रोल कर रहा है। तभी किसी बंदे ने डायरेक्टर ताइक के पास आकर बताया कि अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया हो तो अब हमें निकलना चाहिए। सारे लोग आपको नोटिस करने लगे हैं। ये सुन डायरेक्टर ताइक ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्या? ये काफी अफसोस की बात है। मैं इसे आखिर तक देखना चाहता था। इतना बोल उसने वहां से निकलते हुए वुजीन की ओर देख मन ही मन कहा कि उस लड़के की एक्टिंग में अटेंशन कैप्टिवेट करने की ताकत है। आखिर वो अब तक कहाँ था? ऐसे ही कुछ वक्त में उस सीन की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। मानवू ने सबके काम की तारीफ करते हुए उन्हें थोड़ी देर ब्रेक लेने को कहा। सारे लोग उस सीन की और उसमें की गई वुजीन की एक्टिंग की तारीफ करने लगे। वहीं वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि मैं मर रहा हूँ। ये मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मैं इसके लिए तैयार था, लेकिन फिर भी ये डिटेक्टिव एजेंसी से पूरी तरह से अलग है। पर फिर भी मुझे ये करना तो होगा ही। लेकिन मुझे ये ठंड क्यों लग रही है? जुंग मीन ने भी कांपते हुए वुजीन को देख लिया। उसने उसे आवाज लगाते हुए पूछा कि अपने इमोशंस से रिकवर करना आसान नहीं है, राइट? मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले अपने हाथ पे क्रैम्प्स आ रहे थे। वुजीन को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने ना में जवाब देते हुए बताया कि मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही है। जुंगमीन ने कहा कि इमोशनल रिकवरी एक ऐसी प्रोसेस है जो वक्त के साथ आती है। तुम्हें इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट रीडिंग के दिन वाली आफ्टर पार्टी के दौरान भी मुझे पता था कि तुम इसीलिए नहीं आए थे, क्योंकि तुम इमोशंस को रिकवर कर रहे थे। ये सुन वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि अरे भाई, मुझे सच में सिर्फ ठंड ही लग रही है। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? और ऊपर से उस स्क्रिप्ट रीडिंग के दिन आफ्टर पार्टी के दौरान भी मैं सो ही रहा था। आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वहीं जुंगमीन अभी भी बोले जा रहा था कि मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल है, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। ये सुन वुजी ने भी प्रिटेंड करते हुए उसे अंडरस्टैंडिंग के लिए थैंक यू बोला। उसने परेशान होकर मन ही मन सोचा कि क्या ये इस बात पर भी यकीन नहीं करेंगे जब मैं कन्फेस करूं कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्टिंग ही कर रहा था। थोड़ी देर बाद शूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। एक बंदे ने वुजीन के पास आकर उसे रेडी होने को बोला। वुजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया, लेकिन वो उतरे हुए चेहरे के साथ सोच रहा था कि ये काम बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। हमने कई दिनों से फिल्मिंग स्टॉप नहीं की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक एक्टिंग रोबोट बन चुका हूँ। वहीं उसके सामने बैठा हुआ जुंगमीन एकदम जोश से भरा हुआ था। ये देख वुजीन सोचने लगा कि क्या ये थका नहीं है? लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मेरे पास एक सीक्रेट स्पेस ब्रेक रूम है। अगर वो ना होता तो मैं कब का निपट चुका होता। ये अफसोस की बात है कि उसमें मैं सो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि मुझे थोड़ा आराम करने को तो मिल ही जाता है। वहीं पास खड़े मानवू ने वुजीन को देख मन ही मन कहा कि ये मैंने जितना सोचा था उससे बेहतर लग रहा है। इतने इंटेंस स्केड्यूल के साथ कोई भी होता तो एग्जॉस्टेड हो जाता। इसका स्टैमिना कोई मजाक की चीज नहीं है। क्या ये वाकई में पैदाइशी जीनियस एक्टर है? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसके फोन उठाने पर सामने से डायरेक्टर तायक ने कहा कि मैं निकलने से पहले तुम्हें हेलो नहीं बोल पाया। ये सुन मानवू ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आपको कोई काम आ गया होगा, राइट? क्या आप अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए जुंगमीन की एक्टिंग देखने आए थे? तायक ने उसे अग्री करते हुए बताया कि जुंगमीन की एक्टिंग काफी इंप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन अगला प्रोजेक्ट अभी भी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए प्लीज इस बात को किसी से रिवील मत करना। मानवू ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर उसने आगे पूछा कि आपका वुजीन के बारे में क्या ख्याल है? ये सुन तायक बोलने लगा कि वो बंदा तो मेरे सपनों में आने लगा है। एक्चुअली मैंने उसके लिए ही तुम्हें कॉल किया है। तुम्हें वो लड़का कहाँ से मिला? मानवू ने ये बात पहले ही एक्सपेक्ट कर ली थी। उसने बताया कि मैंने उसे नहीं ढूंढा, बल्कि वो खुद अचानक से आसमान से आ गिरा है। ये सुन तायक ने पूछा कि क्या तुमने वाकई में उसे नहीं ढूंढा? क्या वो सच में ऐसे ही तुम्हें मिल गया? मानवू ने उसे हाँ में जवाब दिया। तायक ने आगे पूछा कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे उस लड़के की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो? मानवू ने बताया कि अगर सच कहूं तो मैं खुद भी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। वो एक शांत और मिस्टीरियस टाइप का बंदा है, और ऊपर से उसका कहना है कि उसने बिना किसी की मदद के खुद से ही एक्टिंग करना सीखा है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो वुजीन के कोई भी कनेक्शंस नहीं है। इसलिए ये बात ऑलमोस्ट पक्की है कि उसने एक्टिंग खुद के दम पर ही सीखी है। वहीं दूसरी ओर वुजीन अपने कान टिंगल होते देख सोच रहा था कि लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। तभी वहां पर चोई आ गया। उसने एक स्क्रिप्ट टेबल पर रखते हुए कहा कि ये लो। वुजीन ने उसे थैंक यू बोलते हुए पूछा कि लेकिन ये है क्या? चोई ने बताया कि तुमने ही तो मुझसे एक जापानी स्क्रिप्ट लाने को बोला था ना। वुजीन ने भी अपनी बात याद कर उसे स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए थैंक यू बोला। फिर वो मन ही मन खुद को एनिमे कैरेक्टर की तरह कोनिचिवा आरिगातो बोलते हुए इमेजिन कर सोचने लगा कि अब मुझे जापानीज स्क्रिप्ट भी मिल चुकी है। अब मुझे बस इंग्लिश की ही तरह जापानीज सीखनी होगी। चोई ने उसे आगे बताया कि ट्रांसलेटेड वर्जन की जगह ओरिजिनल जापानीज स्क्रिप्ट ढूंढने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। क्या इतना इनफ है? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए थैंक यू कहा। फिर उसने पूछा कि वैसे तुम्हें ये जापानीज स्क्रिप्ट कैसे मिली? चोई ने बताया कि मेरे जापान में भी कुछ कनेक्शंस हैं। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि लेकिन वुजीन ने मुझसे अचानक से एक जापानीज स्क्रिप्ट क्यों मांगी होगी? क्या इसका पास्ट में जापान के साथ कुछ कनेक्शन रहा होगा? क्या ये जापानी में डेब्यू करने के लिए उनकी स्क्रिप्ट देखना चाहता है? वो भी एक अच्छा ऑप्शन है,
लेकिन इंग्लिश मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज रहती। क्या ये इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकता? तभी वुजीन ने उस ब्लैक स्क्वायर को टच कर लिया। सब स्पेस में पहुंचकर उसने एक्साइटेड होकर कहा कि चलो अब जापानीज सीखते हैं। इतना बोल उसने स्क्रिप्ट में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने थोड़ी ही देर में प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली। उसके तुरंत ही बाद सिस्टम ने जापानीज रीडिंग भी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जापानीज सीखने के बाद वुजीन ने वहां से एग्जिट कर लिया। वो खुश होकर मन ही मन बोलने लगा कि अब मैंने जापानीज भी सीख ली है। तभी चोई का फोन बजने लगा। ये डायरेक्टर दोंगचुन का कॉल होता है। डायरेक्टर दोंगचुन की कुछ बात सुन चोई खुश हो गया। फिर उसने बताया कि योन का स्केड्यूल तो फिल्मिंग की वजह से थोड़ा टाइट है, लेकिन शायद वुजीन आ सकता है। मैं उससे पूछ लूंगा कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं। फिर उसने वुजीन को आवाज लगाते हुए बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी की एडिटिंग पूरी हो चुकी है, इसीलिए वो हमें उसकी टेस्ट स्क्रीनिंग देखने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। वुजीन ने भी ये सुन खुश होते हुए सोचा कि आखिरकार ये हो ही गया। कुछ वक्त बाद वुजीन और चोई स्क्रीनिंग की जगह पे पहुंच गए। वुजीन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो खुद की पार्टिसिपेट की हुई मूवी देखने जा रहा है। वो थोड़ा नर्वस था। दोंगचुन अंदर बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। चोई ने हंसते हुए उन्हें कंग्रेचुलेट कर बताया कि मैं आपके लिए काफी खुश हूँ। दोंगचुन ने भी उसे इन्वेस्टर बुलाते हुए कहा कि ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। फिर उसने वुजीन की ओर देख पूछा कि तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों है? लगता है शूटिंग मुश्किल है, राइट? वैसे भी पीडी मानवो स्ट्रिक्ट होने के लिए जाने जाते हैं। वुजीन ने दोंगचुन की हालत देख मन ही मन कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। क्या इसे किसी अनजान आइलैंड पे छोड़ दिया गया था? इतना सोच उसने दोंगचुन से पूछा कि आप ठीक तो है ना डायरेक्टर? दोंगचुन ने बताया कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बस कुछ दिनों से खाना या सोना नहीं कर पाया। ये मेरे लिए आम बात है। ये सब बातें तो बाद में भी चलती रहेगी। सबसे पहले मूवी देख लेते हैं। चलो वहां चेयर पे बैठते हैं। वुजीन ने भी उसकी बात मान ली। उनके बैठने के बाद दोंगचुन स्विच बोर्ड के पास जाकर हंसते हुए बोलने लगा कि मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसे एंजॉय करो। इतना बोल उसने लाइट्स बंद कर दी। वुजीन भी खुद की मूवी देखने की बात से काफी नर्वस हो रहा था। उसने सोचा कि भले ही ये एक शॉर्ट फिल्म हो, लेकिन फिर भी ये मेरा पहला लीडिंग रोल और पहला काम है। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि ये कैसा होगा। तभी दोंगचुन ने मूवी स्टार्ट कर दी। वुजीन खुद को स्क्रीन पे देख काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। वो वहां से भाग जाना चाहता था। उसने मूवी देखते हुए सोचा कि डिटेक्टिव एजेंसी का रन टाइम 44 मिनट का है। पूरी मूवी देखने के दौरान मुझे ऑकवर्डनेस और एम्बैरेसमेंट का मिक्सचर फील हो रहा था, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव एजेंसी का कंप्लीटेड वर्जन जैसा मैंने सब स्पेस में देखा था उससे काफी सिमिलर था। मैं कंटिन्यूअसली मूवी में इमर्स हुए जा रहा था। ये ऐसा लग रहा था मानो मैं स्क्रीन पे खुद की ही लाइफ देख रहा हूँ। तभी दोंगचुन ने लाइट्स फिर से चालू कर दी। उसने वुजीन से पूछा कि मूवी कैसी लगी। वुजीन ने मुस्कुराते हुए बताया कि मूवी बहुत ही बढ़िया थी। फिर वो रोते हुए सोचने लगा कि लेकिन मेरा वो गिरने वाला सीन ऐड करना जरूरी था क्या? इन्हें उसे डिलीट कर देना चाहिए था। दोंगचुन भी वुजीन को देख काफी खुश हो गया। उसने आगे बताया कि माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का स्पॉन्सर चेंज हो चुका है। शायद इस वजह से उसकी स्केल इस बार काफी बढ़ रही है, क्योंकि स्पॉन्सर बहुत ही ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी वजह से इस बार एक्टर्स के लिए भी अवार्ड ऐड किया गया है। इसमें टोटल 2 अवार्ड्स होंगे, एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और एक टॉप प्राइज के लिए। इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ही होगा। डिटेक्टिव एजेंसी लोगों का अटेंशन जरूर कैच करेगी। जब वुजीन यहाँ पर डिटेक्टिव एजेंसी में खोया हुआ था, वहीं दूसरी ओर ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में एक साइलेंट वॉर की तैयारी चल रही थी। बाकी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस ने एक दूसरे को दबाना शुरू कर दिया। ये बात अनश्योर थी कि उन ड्रामास का ओवरलैप होना इंटेंशनल था या कोइंसिडेंस, लेकिन 3 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस के बीच का प्रमोशन वॉर काफी फियर्स हो चुका था। यहाँ तक कि मीडिया ने भी उनके वॉर पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी वजह से ड्रामा फिर से एक हॉट टॉपिक भी बन गए थे। फिर हमें प्रोफाइल हारियांग की शूटिंग साइट दिखाई जाती है। सारे लोग शूटिंग की ही तैयारियों में लगे हुए थे। योन भी वहां पर अपना मेकअप करवा रही थी। चेयर पे बैठा वुजीन सोच रहा था कि आखिर ये शूटिंग कब स्टार्ट होगी। वहीं उसके पास खड़ा चोई किसको देखते हुए सस्पिशियस होकर बोल रहा था कि वो बंदा कहीं देखा हुआ लग रहा है। वुजीन ने पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? ये सुन चोई, जो कि मास्क लगाकर खड़े डायरेक्टर ताइक को देख रहा था, उसने बताया कि वहां पर एक हैंडसम मिस्टर है जिन्हें मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। ये बात अजीब नहीं है कि उन्होंने मास्क पहना है, क्योंकि कुछ स्टाफ के लोग भी मास्क पहनते हैं, लेकिन वो कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। शायद मुझे जाकर पूछना चाहिए। तभी उन्हें अपने पीछे से पीडी मानवू की आवाज सुनाई दी। वो किसी बंदे को सीन के वीएफएक्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश कर रहा था। वहां का माहौल देख वुजीन ने सोचा कि लगता है ये सीरियस मैटर है। मानवू भी उस बंदे को समझा रहा था कि असिस्टेंट पार्क की मेंटालिटी एक्सप्रेस करने के लिए वीएफएक्स टीम का भी उसे अच्छे से समझना जरूरी है। ये काफी ट्रबलसम है। सामने से वो फॉरेनर बंदा भी कंफ्यूज होकर उस सीन के वीएफएक्स के बारे में इंग्लिश में कुछ पूछने लगा। उसकी इंग्लिश वुजीन स्मूथली सुन और समझ पा रहा था। उसे ये काफी फैसिनेटिंग लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये बंदा मानवू की बात ठीक से समझा नहीं है। क्या मुझे उन्हें समझाना चाहिए? वैसे भी मैं इंग्लिश किसी दिन तो यूज करूंगा ही, तो क्यों ना अभी कर लिया जाए। इतना सोच वो उन लोगों के पास जाने लगा। मानवू अभी भी परेशान होकर उस बंदे को वीएफएक्स समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से वुजीन ने आकर इंग्लिश में कहा कि वो फेरी टेल बुक की ब्राइट टोन को ज्यादा डार्क एंड मिस्टीरियस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जमीन को पर्पल रखना है और पेड़ और घास ब्लू, साथ ही आसमान को ब्लैक करना है
और हर एक पर्सन अलग कलर्स में होना चाहिए। इतना बोल वुजीन सोचने लगा कि आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। लगता है इन्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये सोच उसने मुस्कुराते हुए बताया कि मैं ही वो एक्टर हूँ जो ये रोल करने वाला है। इतना बोल वो मन ही मन एक फॉरेनर के साथ बात करने का सोच खुश हो गया। सामने से उस फॉरेनर बंदे ने भी उसकी बात में इंटरेस्ट लेते हुए पूछा कि तो फिर उस फायरवर्क वाले पार्ट में क्या करना है। वुजीन ने उसे बताया कि क्रूअल्टी को एक फेरी टेल की तरह पोर्ट्रे किया जाएगा। ऐसा इमेजिन करो कि कोई बच्चा खून के उड़ते हुए छींटों को देख रहा हो। वो बंदा भी उसकी बात समझ गया। फिर उसने वुजीन को थैंक यू बोलते हुए कहा कि तुमने मेरी काफी मदद की है। वुजीन ने भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। वो मन ही मन हंसते हुए बोल रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन मैं एक फॉरेनर से बात करूंगा। वहीं पास खड़े लोग भी व्यूजीन की इंग्लिश के बारे में बातें करने लगे कि कैसे वो एकदम नेटिव की तरह है। इंग्लिश का ऐसा लेवल सिर्फ स्टडी करके नहीं पाया जा सकता। क्या व्यूजीन अमेरिका से आया है? मानवू भी सोच रहा था कि मुझे ये बात पहले से पता थी। ये पक्का विदेश से आया है। इसका प्रोनाउंसिएशन कोरियन अमेरिकन के लेवल पर या उससे भी आगे है। चोई भी वुजीन के विदेश से आने की बात सोच हैरान खड़ा था। वो सोचने लगा कि क्या ये किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहा होगा, लेकिन इसने ये बात छिपाई ही क्यों? तो फिर जापानी के बारे में क्या इसे दोनों ही लैंग्वेजेस आती हैं? वहीं ताइक भी मन ही मन बोल रहा था कि तो मानवू की बात सच थी। वुजीन विदेश से आया है। मुझे उसके बारे में जितना ज्यादा पता चलता है उतना ही वो ज्यादा अलग लगता है। वहीं उनकी बातों से बेखबर वुजीन हंसते हुए सोच रहा था कि मुझे जापानीज कहाँ यूज करनी चाहिए। तभी पीछे से किसी ने वुजीन को आवाज लगाई। एक लड़की ने उससे पूछा कि क्या तुम अमेरिका में रहते थे? तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी पीछे से मानवू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताया कि हर किसी के अपने सीक्रेट होते हैं जो वो बताना नहीं चाहते। तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए। वो लड़की भी चौंकते हुए पूछने लगी कि क्या मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था? फिर मानवू ने सबको शांत होने को बोल कहा कि चलो शूटिंग शुरू करते हैं। उस लड़की ने भी हाँ में जवाब देते हुए सोचा कि शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। इस बार का सीन असिस्टेंट पार्क के मर्डर्स के ऑन साइट इंस्पेक्शंस के बारे में था। असिस्टेंट पार्क को हथकड़ियों के साथ ही अपने किए हुए मर्डर को दोहराकर दिखाना होगा। इसमें एक डमी टेडी बियर यूज किया जाएगा। इस सीन के साथ ही व्यूअर्स को फ्लैशबैक के जरिए असिस्टेंट मैनेजर का किया हुआ असली मर्डर भी दिखाया जाएगा। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो वुजीन को अपने असली मर्डर वाले और उस मर्डर को पुलिस के सामने डमी पर दिखाने वाले दोनों ही सीन्स में एक्ट करना होगा। अभी के असिस्टेंट पार्क और पास्ट के असिस्टेंट पार्क दोनों को ही। वहीं वुजीन अपने हाथ में रस्सी पकड़े सोच रहा था कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये एक अनप्लेजेंट सीन है। भले ही मैंने अपना मन बना लिया था, लेकिन अब जब ये सही में हो रहा है तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। भले ही वो सब स्पेस की दुनिया थी, लेकिन मैंने मर्डर एक्सपीरियंस किया है। अब से मैं सिर्फ अच्छी ही चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँगा। हालांकि सब स्पेस एक वंडरफुल जगह है, लेकिन दूसरी ओर वो एक हेल जैसी भी हो सकती है। वो भी इस हद तक कि मेरा ईगो ही हिल जाए। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट एक्टिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि अचानक से ही शुरू हुई है, उससे रोल की जगह मेरा खुद का ईगो क्लियरली एम्फसाइज हो रहा है। उसकी वजह से मैं खुद को अच्छे से देख पाता हूँ। तभी मानवू ने उसे आवाज लगाते हुए पूछा कि तुम तैयार हो, राइट? वुजीन ने मन ही मन हाँ में जवाब देते हुए सोचा कि जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है वो अब सिर्फ मेरे पोजेशंस का ही हिस्सा है। तभी मानवू ने अनाउंस किया कि एक्शन। असिस्टेंट पार्क, जिसको कि पुलिस वाले मर्डर साइट पे ले गए थे, उसे चारों तरफ से लोग घेर कर गालियां देते हुए मरने को बोल रहे थे। असिस्टेंट पार्क ने वहां पड़े टेडी बेयर को देख कहा कि ये तो काफी भद्दा है। इतना बोल उसने अपने साथ लाई हुई रस्सी उस टेडी बेयर के गले में लपेट दी। फिर वो ईवल तरीके से मुस्कुराते हुए उसका गला घोंटने लगा। उसके सामने खड़े ह्यूंग और यॉन भी उसे ही देख रहे थे। वुजीन को भी फ्लैशबैक्स आने लगे कि कैसे उसने इसी तरह कई लोगों को मारा था। उसे ऐसे ही फ्लैशबैक आए जा रहे थे। यहाँ पर तो वो एक टेडी बेयर का गला घोंट रहा था, लेकिन मन ही मन वो अपने पास्ट के एक रियल विक्टिम का गला घोंट रहा था। वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए उससे खुद को बख्श देने की रिक्वेस्ट कर रही थी। असिस्टेंट पार्क ने उसे कहा कि अभी तुम मरने वाली हो, तुम्हें पता है क्या? इतना बोल उसने उस अधेड़ उम्र की औरत का मुंह जमीन में दे मारा। वो औरत उससे रुकने को बोल रही थी, लेकिन असिस्टेंट पार्क ने बिना उसकी बात सुने उसके गले में रस्सी लपेटना शुरू कर दिया। फिर वो वैसे ही उसे गले में बंधी रस्सी से जमीन पे घसीटता हुआ ले जाने लगा। वो औरत खांसते हुए बोल रही थी कि मैं सांस नहीं ले पा रही। असिस्टेंट पार्क ने एकदम साइकोपैथ की तरह उससे कहा कि थोड़ा और जोर से चिल्लाओ, मुझे इतने में मजा नहीं आ रहा। तभी वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया। अपने सामने का नजारा देख वो हैरान रह गया। उसे पता चला कि जमीन पे लेटी रो रही वो औरत एक्टिंग नहीं कर रही थी। तभी मानवू ने अनाउंस किया कि सीन ओवर हो चुका है। वुजीन ने भी उस औरत को बैठने में मदद करते हुए माफी मांगकर पूछा कि क्या आप ठीक तो है ना? आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? उस औरत ने बताया कि मैं ठीक हूँ। वुजीन ने कहा कि फिर भी जरा मुझे एक बार देखने दीजिए। वो औरत भी उसे देख सोचने लगी कि इसका औरत तुरंत ही पूरी तरह से बदल चुका है। ये अभी कुछ पल पहले जैसा था उससे बिल्कुल अलग है। वुजीन ने उनके गले की ओर देखते हुए माफी मांगकर बताया कि आपका गला थोड़ा लाल हो चुका है। उस औरत ने वुजीन से कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ मेरे गले से भी ज्यादा लाल हो चुका है। तुमने इंटेंशनली रस्सी का टेंशन ज्यादा दिखाने के लिए उस पर ज्यादा प्रेशर दिया था, राइट? उसकी वजह से मेरे गले वाली रस्सी लूज थी। वुजीन ने बताया कि फिर भी हमें सेफ रहने के लिए चेक करवा लेना चाहिए।
इतना बोल उसने मानवू को आवाज लगाते हुए कहा कि प्लीज इनका गला और हाथ चेक कर लीजिए। मानवू भी उनके हर्ट होने की बात सुन चौंक गया। वजीन ने उसे बताया कि शायद मैंने एक्टिंग के दौरान कुछ ज्यादा ही रफ कर दिया, मैं अभी रेस्टरूम जाकर आता हूँ। इतना बोल वो वहां से निकलने लगा। दरअसल उसे बहुत ही जोर से सुसु लगी थी, लेकिन पीछे खड़े लोगों को लग रहा था कि वूजिन अपने इमोशंस को रिकवर करने जा रहा है। उनके हिसाब से ऐसी एक्टिंग के बाद भी वूजिन का कंपोज रहना काफी टैलेंट वाली चीज है। कोई भी उसे देख सोचने लगा कि क्या वूजिन ठीक तो है ना। तभी पीछे से किसी ने उसे बुलाया। एक बंदे ने उसे प्रेसिडेंट चोई बुलाते हुए पूछा कि क्या आपको मैं याद हूँ। चोई उसे देख चौंकते हुए बोलने लगा कि आप तो योलम फिल्म कंपनी के डायरेक्टर हो ना, मैंने सुना है कि आप अगला प्रोजेक्ट डायरेक्टर ताइक के साथ करने की तैयारियां कर रहे हो। ये सुन उस डायरेक्टर ने इंप्रेस होते हुए कहा कि हमने तो अभी कोई प्रेस रिलीज भी नहीं की, लेकिन फिर भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क एकदम सटीक है। तभी चोई ने पूछा कि लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वहां पर कोई और भी आ गया। अब चोई समझ गया कि ये मास्क पहना हुआ बंदा डायरेक्टर ताइक ही है। उसने फुसफुसाते हुए उन्हें ग्रीट कर पूछा कि क्या आप यहाँ एक्टर देखने के लिए आए हैं। ताइक ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि तुम सिचुएशन को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो। चोई ने आगे कहा कि तो फिर आपने वूजीन को भी देखा ही होगा। ताइक ने बताया कि वो काफी अमेजिंग है, मैंने सुना है कि वो इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेता है। मानवू के मुताबिक वो विदेश से है, राइट। क्या तुम्हें पता है कि वूजीन ने खुद के दम पर एक्टिंग कहाँ से सीखी है। चोई ने उसकी बात सुन सरप्राइज होते हुए पूछा कि तो क्या इसका मतलब आपका वूजीन को देखना आज पहली बार नहीं है। ताइक ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि एक्चुअली मैं उसे कुछ हफ्तों से देख रहा हूँ। मैं अभी उससे अच्छे से मिलकर प्रॉपरली बात करने का प्लान बना रहा था, लेकिन अभी अभी शूटिंग के इमोशन से गुजर रहे किसी से बात करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए मैं अभी के लिए रहने देता हूँ। ये सुन चोई ने हैरान होकर पूछा कि क्या आप यहाँ तक आने के बाद ऐसे ही चले जाएंगे। ताइक ने बताया कि कोई बात नहीं, अभी की एक्टिंग देखना वर्थ इट था, इसके बदले चलो एक प्रॉपर मीटिंग करते हैं किसी अप्रोप्रिएट जगह पर। ये सुन चोई खुश होकर सोचने लगा कि क्या वूजीन कोई डायरेक्टर मैग्नेट है, पहले डायरेक्टर ह्यून और अब डायरेक्टर ताइक भी। इतना सोच उसने ताइक से पूछा कि तो फिर 2 दिन बाद कैसा रहेगा, सुबह का टाइम चलेगा ना, फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वूजीन और चोई डायरेक्टर ताइक से मिलने पहुंच चुके थे। चोई वूजीन से कुछ बोलने जा ही रहा था कि वो चुप हो गया। फिर उसने इरिटेट होकर मन ही मन सोचा कि मैं इसे ये कहना चाहता था कि इस बार अच्छे से सोच समझकर डिसीजन लेना, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं इसे ये कह नहीं सकता, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज ऐड की हुई है। वूजीन भी उसका बिहेवियर देख कंफ्यूज हो गया। चोई ने उसे बताया कि डायरेक्टर ताइक की रेपुटेशन काफी ज्यादा है और उनका ऑनर भी डायरेक्टर ह्यून से बेहतर है। वूजीन भी उसकी बात समझ गया। वो सोचने लगा कि हाँ, ये बात तो सच है कि डायरेक्टर ताइक एक जीनियस है। उन्होंने विदेश के प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में भी अवार्ड्स जीत रखे हैं, लेकिन कुछ रीजन के चलते मुझे ये रियल फील नहीं हो रहा, इसीलिए मैं उतना भी नर्वस नहीं हूँ। या फिर शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझे एक्टिंग शुरू किए हुए 2 महीने हो चुके हैं। चॉय ने भी उसे देख कहा कि लगता है यहाँ सिर्फ मैं ही नर्वस हूँ। खैर चलो अंदर चलते हैं। उनके दरवाजा खोलते ही डायरेक्टर ताइक ने खड़े होकर उन्हें ग्रीट किया। चॉय ने भी काफी एक्साइटेड होकर उसे ग्रीट किया। वूजीन ने हमेशा की तरह ही ज्यादा एक्सप्रेशंस ना दिखाते हुए ग्रीट किया। ताइक ने मुस्कुराते हुए वूजीन से कहा कि तो मुझे फाइनली तुम्हें पास से देखने का मौका मिल ही गया। ये लो, ये मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट है। कुछ और एक्टर्स को ये ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। चलो अभी बैठकर इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। वूजीन ने भी उसे हाँ में जवाब देते हुए ब्लैक स्क्वायर को टच कर लिया। सब स्पेस में पहुंचकर उसने सोचा कि चलो पहले इसकी रेटिंग देख लेते हैं। तभी वो उस स्क्रिप्ट का ग्रेड डी देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर इसकी रेटिंग इतनी खराब क्यों है। तभी उसने पिछली एफ ग्रेड वाली स्क्रिप्ट याद कर सोचा कि वो एक ड्राफ्ट स्क्रिप्ट थी। अगर वो ड्राफ्ट स्क्रिप्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट के कुछ ही पेजेस से ली गई थी और उस वजह से उसकी क्वालिटी लो थी, तो क्या इसका मतलब ये स्क्रिप्ट भी अनफिनिश्ड है। लेकिन अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट के साथ कास्टिंग कैसे हो सकती है। और ऊपर से डायरेक्टर ताइक ने कहा है कि उन्होंने ये स्क्रिप्ट कुछ और एक्टर्स को भी दी है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन उनके एक जाने माने डायरेक्टर होने के बावजूद भी मुझे सोचना पड़ रहा है। ऐसी लो ग्रेड और खराब क्वालिटी की स्क्रिप्ट को प्रोड्यूस करना थोड़ा अजीब है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट, सार्जेंट और प्राइवेट के रोल दिए गए हैं। इसमें मिलिट्री वाली वाइब है। अगर मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे किसी वॉर के बीच में पटक दिया जाएगा और मैं फ्रीक आउट कर जाऊंगा। अब अचानक से मुझे डर लगने लगा है। अभी के लिए मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। इतना सोच वो सब स्पेस से बाहर निकल आया। ताइक ने उससे पूछा कि क्या कुछ दिक्कत की बात है, तुम ठीक तो हो ना। वूजीन ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुन ताइक ने बताया कि तुम स्क्रिप्ट मिलने के बाद कुछ पल के लिए जम गए थे, तो मैंने सोचा कि कहीं तुम्हें ये स्क्रिप्ट खराब तो नहीं लगी ना। वूजीन ने मन ही मन कहा कि हाँ ऐसा ही है। फिर वो सोचने लगा कि लेकिन ताइक इतनी दूर तक आया है तो मुझे भी उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। लेकिन इसकी रेटिंग इतनी खराब क्यों है, क्या मैं इसे पढ़ने के बाद इस बात का पता लगा पाऊंगा। ताइक ने कहा कि चलो इसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका एटमॉस्फेयर हमारे टेस्ट को सूट करता है या नहीं। इसके बाद वो लोग उस स्क्रिप्ट को डिस्कस करने लगे। वूजीन सोच रहा था कि मैं इस स्क्रिप्ट को जितना ज्यादा देखता हूँ उतना ही मुझे समझ नहीं आता कि इसकी रेटिंग इतनी लो क्यों है। मुझे इसमें कोई स्पेसिफिक इश्यूज नहीं दिख रहे, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा। आई थिंक मुझे इस बारे में पूछ ही लेना चाहिए। इतना सोच उसने ताइक से पूछा कि आई एम सॉरी,
लेकिन क्या ये स्क्रिप्ट वाकई में आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है? ये सुन ताइक सरप्राइज हो गया। उसने वुजीन से पूछा कि लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वुजीन ने बताया कि मैं थोड़ा उलझन में हूँ। ये ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट है, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगता है कि ये सिर्फ बाहर से ही कंप्लीट है। ताइक ने पूछा कि इसका क्या मतलब? वुजीन ने उसे फिर से सॉरी बोलते हुए कहा कि ये तो आपने मुझसे कंफर्टेबली बोलने को कहा, इसलिए मैंने बता दिया। सामने से ताइक ने पूछा कि क्या तुम स्क्रिप्ट के सिर्फ कुछ ही पेजेस पढ़कर इस कंक्लूजन पे आ गए, और वो भी सिर्फ अपनी फीलिंग के बेस पर? ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी। तभी ताइक हंसते हुए बोलने लगा कि तुम वाकई में इंप्रेसिव हो। सच कहूं तो मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लगता है मानवू सही बोल रहा था। वुजीन उसकी बातें सुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? ताइक ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कहा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास कुछ ही पेजेस पढ़कर प्रोजेक्ट को स्पॉट करने की ऐसी इंस्टिंक्ट होगी। तुम सही हो, ये स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई। इतना बोल उसने टेबल पर एक और स्क्रिप्ट निकाल कर रखते हुए कहा कि अब ये वाली पढ़ो। वुजीन भी वो स्क्रिप्ट उठाकर पढ़ने लगा। ताइक ने उसे देख मन ही मन सोचा कि ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग है। पहले तो हमारा इरादा था कि हम इसे बिना ऑडिशन के ही कास्ट कर लेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में क्यूरियस था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा टेस्ट करने का डिसाइड किया। मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा कि इसने स्क्रिप्ट के इश्यूज इतनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिए। इसने विदेश में सेल्फ स्टडी करते वक्त इतनी तो कितनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी होंगी जो ये ऐसा कर पा रहा है। उसके अलावा ऐसा सेंस डेवलप कर पाने का और कोई तरीका नहीं है। अब मुझे समझ आया कि मानवू का इसे एक अलग टाइप का स्टार कहने के पीछे क्या मतलब था। इसकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी वाकई में अपीलिंग है। मुझे उम्मीद है कि इसे मेरी स्क्रिप्ट पसंद आए और ये लीड रोल को एक्सेप्ट कर ले। वहीं वुजीन भी उस स्क्रिप्ट के साथ सब स्पेस में पहुंच चुका था। उसने देखा कि इस स्क्रिप्ट का ग्रेड A+ था। वहां पर ऑप्शंस में एक सर्जेंट का रोल दिया गया था जिसके पास ड्यूअल पर्सनालिटी थी। वुजीन उसे देख सोचने लगा कि ये तो एक ड्यूअल पर्सनालिटी वाले विलन का रोल है। इसके बाद वुजीन और चोई वापस जाने लगते हैं। वुजीन स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सोच रहा था कि ये ऐसा लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर या स्ट्रेंज क्रीचर अपीयर हो रहा हो। ये काफी इंटेंस है। ये पहले वाली अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट से काफी अलग है। इसमें सस्पेंस एक अलग ही लेवल पर है, और ऊपर से इसमें स्प्लिट पर्सनालिटी वाला रोल भी है। ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन मैं ये बता नहीं सकता कि ये अच्छा है या खराब। तभी चोई का फोन बजने लगा। ये दोंगचुन का कॉल होता है। उसने बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी को फाइनल्स में पहुंचने वाली 40 फिल्म्स में सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि तो क्या इसका मतलब मैं उन टीवी पे दिखाए जाने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में जाऊंगा? वहीं चोई दोंगचुन से पूछ रहा था कि क्या फाइनलिस्ट्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं? क्या इस बार फिल्म एंट्रीज कम थी? दोंगचुन ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि कमेटी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो इस बार की एंट्रीज पिछले साल के मुकाबले 30% जितनी इंक्रीज हुई है। ये शायद यियोन के इन्वॉल्व होने की वजह से हो सकता है। चोई ने कहा कि लगता है क्वालिटी को ध्यान में न रखते हुए इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म्स को सिलेक्ट किया है जो ऑडियंस में हलचल मचा सके। तो फिर ठीक है, हम भी सब कुछ अकॉर्डिंगली तैयार कर देंगे। इतना बोल वो फोन काट कर सोचने लगा कि एक्टिंग शुरू करने के सिर्फ 2 महीनों बाद ही फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करना काफी इंसेन और अनप्रेसिडेंटेड है, और ऊपर से जाने माने डायरेक्टर्स भी इसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। साथ ही इसकी इंग्लिश भी एकदम एक्सीलेंट है। मैंने इस तरह का पाथ पहले कभी भी नहीं देखा। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की हुई आउटरेजस कंडीशंस को भी जस्टिफाइबल बनाती है। चलो देखते हैं कि आगे चीजें कैसी होगी। इतना सोच उसने वुजीन से पूछा कि तुम्हारा डायरेक्टर ताइक की स्क्रिप्ट द आइलैंड ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में क्या ख्याल है? वुजीन ने बताया कि मैंने इसे पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग लगता है। चोई ने कहा कि तो ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लो और फिर डिसाइड करो कि तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। साथ ही मुझे ये भी बता देना कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद आया। डायरेक्टर ताइक ने बताया था कि वो माइज एंड सीन फिल्म फेस्टिवल में बिजी है, इसलिए हम उसके बाद एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। वुजीन ने भी उसे ठीक है कहा। फिर उसने चोई से पूछा कि क्या मुझे और भी स्क्रिप्ट्स और सिनेरियोज मिल सकते हैं, प्रेफरेबली ऐसे जिनकी प्लानिंग अभी भी चल रही हो। इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे जल्द से जल्द एक्सपीरियंस और नॉलेज की जरूरत है। चोई ने उसे बताया कि ये काम मुश्किल तो नहीं है, लेकिन तुम कौन से जॉनर्स प्रेफर करते हो, थ्रिलर, एक्शन, रोम-कॉम या कोई और? वुजीन ने बताया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उन्हें पढ़ना चाहता हूँ। चोई ने कहा कि तुम अपने करियर की शुरुआत से ही इंटेंस कैरेक्टर्स के रोल किए जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा करना जारी रखा तो तुम्हें टाइप कास्ट कर दिया जाएगा। और ऊपर से फैन बेस बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्वीट और चार्मिंग कैरेक्टर्स। वुजीन, तुम्हारा चेहरा भी वर्सटाइल है। क्या तुम रोम-कॉम्स या मेलोड्रामास में इंटरेस्टेड हो? फिर हमें कुछ वक्त बाद प्रोफाइलर हारियांग की शूटिंग साइट का सीन दिखाया जाता है। मानवू सीन को ओवर करके वुजीन को बता रहा था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी। डायरेक्टर के तौर पे मेरे पूरे करियर में तुम्हारा असिस्टेंट पार्ट के तौर पे दिखाया गया रोल सबसे बेस्ट था। वहां खड़े बाकी लोग भी तालियां बजाते हुए वुजीन के काम की तारीफ करने लगे। ये देख वुजीन ऑकवर्ड होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या जवाब दूं। चलो सबसे पहले अपना ग्रेटिट्यूड दिखा देता हूँ। इतना सोच उसने सबको थैंक यू बोलते हुए बताया कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। झुंग मीन और मानवू भी उसे देख मुस्कुरा दिए। फिर चोई ने भी वुजीन के काम की तारीफ करते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर प्रोडक्शन टीम से कुछ बातें कर लेता हूँ, तब तक तुम प्लीज कार में इंतजार करो। ये सुन वुजीन भी हाँ में जवाब देकर निकलने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मिलिट्री से डिस्चार्ज किया जा रहा हो, जहां मैं अपने कॉमरेड्स इन आर्म्स जिनके साथ मैंने मुश्किल पल बिताए हैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ये थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है। अब मुझे ऐसे छोटे फेयरवेल्स की आदत डाल लेनी होगी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा फील हो रहा है कि ये खत्म हो गया, या फिर कहूँ तो मैं रिलीव्ड फील कर रहा हूँ। शायद इसीलिए जो इमोशंस मैं दबाए बैठा हूँ वो उभर कर बाहर आ रहे हैं। वैसे भी यहाँ आसपास कोई नहीं है, राइट? इतना सोच वो हंसते हुए बोलने लगा कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। इतनी मेहनत और सीरियस एक्ट करने के बाद मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, राइट? तभी हंसते हुए उसकी नजर अपने पास ही खड़े किसी पर्सन पर गई। यौन को वहां देख उसके होश उड़ गए। वो मन ही मन बोलने लगा कि हो गया सत्यानाश, अब मैं क्या करूं? इतना सोच उसने यौन से पूछा कि तुम कब से यहाँ हो? यौन ने बताया कि मैं पहले से ही कार में इंतजार कर रही थी। ये सुन वूजीन ने परेशान होकर सोचा कि तो इसका मतलब इसने सब कुछ देख लिया, अब तो मेरे लग गए। तभी यौन उसे पकड़कर चिल्लाते हुए पूछने लगी कि अभी सबसे जरूरी चीज है कि वूजीन तुम अपने होश संभालो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी पीछे से आ रहे चोई ने यह देख पूछा कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो? योन ने सीरियस होकर ना में जवाब देते हुए बताया कि व्यूजीन खुद से ही हंसे जा रहा था और उसकी स्माइल भी अजीब थी। वो हंसते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। ये उसके यूजुअल बिहेवियर से बिल्कुल अलग है। ये पक्का असिस्टेंट पार्क से पजेस हो चुका है। वूजीन इससे बाहर निकलो, तुम कोई साइको या सोसियोपैथ नहीं हो। चोई भी परेशान होकर पूछने लगा कि क्या सही में ऐसा हुआ? क्या मैं साइकाइट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करूं? वहीं वूजीन मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं इसे कैसे हैंडल करूं, मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। फिर उसने वापस से सीरियस एक्ट कर ना में जवाब देते हुए बताया कि ये असिस्टेंट पार्क नहीं था, मैं द आइलैंड ऑफ डिसअपीयरेंस के कैरेक्टर की एक्टिंग कर रहा था। ये सुन चोई ने पूछा कि क्या वो डायरेक्टर ताई के अगले प्रोजेक्ट वाला? उनकी बातें सुन यियोन पूछने लगी कि तो फिर मैंने इस बारे में कुछ क्यों नहीं सुना? डायरेक्टर तायक तो यूजुअली पहले एक्टर्स को वेरीफाई करते हैं, राइट? चोई ने उसे बताया कि व्यूजीन पहले ही वेरीफाइड हो चुका है और ऐसा लगता है कि डायरेक्टर तायक का अगला प्रोजेक्ट एक बड़ा फॉरेन वर्क होने वाला है। फिर यियोन ने व्यूजीन से पूछा कि तो क्या इसका मतलब तुम असिस्टेंट पार्क का रोल फिनिश करके तुरंत ही प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि तुम तुरंत ही डायरेक्टर ताइक का प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहते थे? वूजीन ने बताया कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं बस बोर हो चुका था इसलिए उसे ट्राई कर रहा था। योन ने पूछा कि वो कैरेक्टर कैसा है? वूजीन ने बताया कि उस कैरेक्टर की स्प्लिट पर्सनैलिटी है, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। ये सुन योन बोलने लगी कि इसीलिए तुम असिस्टेंट पार्क से भी ज्यादा ईवल तरीके से हंस रहे थे। बेचारे वूजीन को यह बात दिल पे जा लगी। फिर उसने कहा कि भले ही ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू। इतना बोल उसने सोचा कि अब मुझे हर समय बच के रहना होगा। चोई ने आगे कहा कि व्यूजीन अगर तुम्हें कभी भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए तो मुझे बता देना, या फिर अगर स्केड्यूल अलाउ करता हो तो ब्रेक भी ले लेना। क्या तुम अपनी पहली छुट्टी लेना चाहते हो? वूजीन ने कहा कि बढ़िया, वैसे भी मैं थिएटर में जाकर डिटेक्टिव एजेंसी देखना चाहता था। चोई ने आगे बताया कि माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी 2 दिन में होने वाली है। उसे एक बड़ी स्क्रीन पर देखना टेस्ट स्क्रीनिंग से बिल्कुल अलग होगा। फिर भी इन केस तुम अपना चेहरा ढक लेना, ठीक है? वूजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर किसी ने डिटेक्टिव एजेंसी के वक्त मुझे देख लिया तो वो मुझे पहचान जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अनयूजुअल होगा। वहीं दूसरी ओर हमें कोई बंदा अपने फोन पे न्यूज पढ़ता हुआ दिखाई देता है। यंगदे ने अपना फोन देखते हुए कहा कि इस बार माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है। चलो इसका स्केड्यूल देख लेते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी और अवार्ड्स को हटा दिया जाए तो शॉर्ट फिल्म फाइनलिस्ट्स की स्क्रीनिंग 1 हफ्ते तक चलने वाली है, इंक्लूडिंग द वीकेंड। तो क्या मैं किसी और को भी अपने साथ ले चलूं? इतना सोच वो अपने दोस्तों को मैसेज करने लगा। एक दोस्त ने उसके साथ आने के लिए एग्री करते हुए कहा कि चलो बाद में ड्रिंक्स पे भी चलेंगे, बाकियों को भी बुला लेना। लेकिन ये वूजीन इतना शांत क्यों है? क्या वो मिसिंग है? यंगदे ने भी ये देख सोचा कि वूजीन काफी दिनों से बिजी होने का बोले जा रहा है। क्या मुझे उसे भी डीएम कर लेना चाहिए? इतना सोच उसने वूजीन को डीएम कर दिया। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा होकर सोचने लगा कि इसने तो मेरा मैसेज पढ़ा भी नहीं। बेरोजगार होने पर तो उसे तुरंत ही रिप्लाई कर देना चाहिए था ना। चलो कोई ना, वूजीन को छोड़कर बाकी सब लोग वीकेंड पे गैदर हो जाना। मिलने की जगह है सीसीवी सिनेमा। इसके बाद सीन किसी शॉपिंग सेंटर पे शिफ्ट होता है। यंगदे अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच चुका था। वूजीन भी मास्क लगाकर वहीं आया हुआ था। वो लोग एक दूसरे के बगल से गुजर गए। थोड़ी देर बाद वो थिएटर में जा बैठे। वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे। वूजीन ये देख हैरान होकर सोचने लगा कि ये तो वाकई में इंप्रेसिव है, लेकिन मैं अब खुद को एक बड़ी स्क्रीन पे देखने की बात सोचकर ही नर्वस हो रहा हूँ, और वो भी ऑडियंस के साथ। मैं रियल टाइम में उनका रिएक्शन देख पाऊंगा। मुझे खुद को शांत करना होगा। तभी उसके पास से कुछ बंदे बातें करते हुए गुजरने लगे। वूजीन को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। तभी वो यंगदे और अपने दोस्तों को वहां पर देख पूरी तरह से चौंक गया। वो परेशान होकर सोचने लगा कि ये होपलेस ट्रियो यहाँ क्या कर रहा है। इसमें मोटा वाला बंदा है क्यूंग संग, चार्मिंग वाइब वाला बंदा है नाह्युंग गो, और वो हट्टा कट्टा है यंगदे। वूजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये क्रेजी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं सबसे आगे बैठा क्यूंग पूछने लगा कि वैसे क्या वूजीन सही में नहीं आने वाला? क्या उसे गर्लफ्रेंड मिल गई है? नाह्युंग ने कहा कि लगता तो ऐसा ही है। यंगदे ने उन लोगों को चुप होने का इशारा किया।
तभी स्क्रीन पर डिटेक्टिव एजेंसी शुरू हो गई। क्यूंग ने यंग दे से पूछा कि पॉपकॉर्न कहाँ है, लेकिन यंग दे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देख क्यूंग उसे आवाज लगाने लगा। तभी यंग दे ने कांपती हुई उंगली से उसे सामने देखने का इशारा किया। वहां पर स्क्रीन पे वुजीन किम रियूजिन का रोल कर रहा था। ये देख उन तीनों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वुजीन स्क्रीन पे क्या कर रहा है। यंग दे हैरान होकर पूछने लगा कि ये वुजीन ही है ना। क्यूंग ने पूछा कि तो क्या तुम्हें ये कोई और लगता है? अगर ये व्यूजीन नहीं होगा तो और कौन होगा? चलो अभी बाहर जाके व्यूजीन को कॉल करके बात करते हैं। यंग दे ने ना में जवाब देते हुए कहा कि चलो पहले पूरी मूवी देख लेते हैं और उसके बाद कॉल करेंगे। फिर मूवी देखते हुए यंग दे सोचने लगा कि वुजीन का स्क्रीन पे होना काफी क्रेजी है, लेकिन वो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर ले रहा है। तभी उसे सुपर एक्टर वाली बात याद आ गई। उसे याद आया कि सुपर एक्टर के बाद वुजीन ने उससे स्क्रिप्ट और सिनारियो मांगे थे। उसमें से एक स्क्रिप्ट डिटेक्टिव एजेंसी की भी थी। यंग दे सोचने लगा कि उसके बाद वुजीन शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड काफी सारे सवाल भी पूछ रहा था और फिर अचानक से ही वो बिजी हो गया। तो क्या इसका मतलब उसने सिनारियो देख ऑडिशन देकर लीड रोल पा लिया? इस पूरे वक्त जब वो बिजी होने की बात बोल रहा था तब क्या वो फिल्मिंग कर रहा था? आखिर एक ऐसा बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी डिजाइनिंग ही की हुई है, वो रातों रात एक एक्टर कैसे बन गया? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वहीं पीछे बैठा वुजीन भी परेशान होते हुए सोच रहा था कि क्या ये लोग मूवी पे कुछ ज्यादा ही अटेंशन नहीं दे रहे? ये मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी रिवील हो गया। वैसे तो मैं इन्हें प्रोफाइलर हारियांग के प्रीमियर एपिसोड के रिलीज होने पर बताने वाला था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है तो मुझे उन्हें कम से कम रफ एक्सप्लेनेशन तो देनी ही चाहिए। लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? तभी मूवी देख रहा यंग दे चौंक उठा। वुजीन भी ये देख कंफ्यूज हो गया। तभी उसने देखा कि स्क्रीन पे उसके साथ युआन वाला सीन चल रहा था। ये देख वो तीनों दोस्त पूछने लगे कि क्या इसमें युआन भी है, लेकिन युआन एक शॉर्ट फिल्म क्यों कर रही है? वो साला वुजीन कमीना कहीं का। वहीं वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि मुझे भी नहीं पता था कि इसमें युआन होंगी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हो जाती है। वुजीन बाहर एक पेड़ के पीछे छिपा कुछ देख रहा था। वो वहां बेंच पे बैठे उन तीनों को देख सोचने लगा कि वैसे तो मूवी देखने के बाद मेरे कुछ प्लान्स थे, लेकिन अभी चलो कुछ बहाना बना लेता हूँ। तभी क्यूंग ने वुजीन की ओर इशारा कर कहा कि देखो वो रहा वुजीन। ये देख वो तीनों ही गुस्से से खड़े होकर चिल्लाने लगे कि पकड़ो उस कमीने को। वुजीन भी ये देख चौंक गया। वो उनसे बचते हुए वहां से भागने लगा। वो तीनों भी उसका पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद वो लोग भागते हुए थक गए। वुजीन काफी तेज था। यंग दे ने हांफते हुए वुजीन से कहा कि अबे रुक जा, चलो बात करते हैं। वुजीन ने आगे भागते हुए पूछा कि तो फिर तुम लोग एक भालू की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुन यंग दे चिल्लाते हुए बोलने लगा कि अब तुम ऐसे अचानक से मूवी में व्यूअर की जगह एक एक्टर बन के आओगे तो मैं और क्या करूंगा? वुजीन ने डरते हुए पूछा कि तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। ये सुन यंग दे ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा कि ठीक है, चलो एक्सप्लेन करो। वुजीन भी उसे कमीना बोलते हुए खुद को छोड़ने के लिए बोलने लगा। फिर उसने बताया कि हाँ, मैं ही उस मूवी का प्रोटैगनिस्ट हूँ जिसे तुम लोगों ने अभी देखा। यंग दे ने कहा कि तुम्हारे मुंह से ये सुनना इस बात को और भी ज्यादा अनबिलीवेबल बनाता है। तुमने अचानक से डिजाइनर से एक्टिंग पे स्विच कैसे कर लिया? वुजीन ने बताया कि मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ। मुझे अपना ये टैलेंट सुपर एक्टर के ऑडिशन के दौरान रियलाइज हुआ। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट्स और सिनारियोज में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। उसमें मुझे डिटेक्टिव एजेंसी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करके उसका ऑडिशन दिया। डायरेक्टर ने मेरी एबिलिटीज देखकर मुझे ज्वाइन करने को बोला, इसलिए मैं मूवी में अपीयर हुआ और वही मूवी अब फिल्म फेस्टिवल के फाइनलिस्ट के तौर पे यहाँ स्क्रीन की जा रही है। यंग दे बोलने लगा कि 2 महीनों में ही इस लेवल की एक्टिंग अचीव करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्यूंग ने भी कहा कि ये सिर्फ टैलेंट नहीं हो सकता, ये तो सरासर चीटिंग है। वुजीन ने भी मन ही मन सोचा कि वैसे देखा जाए तो सब स्पेस एक चीट कोड तो है। फिर उसने उन्हें बताया कि अब यही सच है। तुम्हें ये बात न बताने के लिए सॉरी। यंग दे ने आगे पूछा कि तो क्या तुम फिल्मिंग में बिजी थे, तो क्या अब तुम एक्टर के तौर पे ही कंटिन्यू करोगे? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि इस बात को हमारे बीच कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी और को ये बात मत बताना, ठीक है? यंग दे ने कहा कि ये तो ऑब्वियस सी बात है। और वैसे क्या तुमने अपना अगला प्रोजेक्ट डिसाइड किया है? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो एक ड्रामा है, लेकिन मैं तुम्हें और डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। यंग दे ड्रामा की बात पर हैरान होकर पूछने लगा कि क्या ये कोई बड़ा नेटवर्क है? उसकी फिल्मिंग कब स्टार्ट होने वाली है? वुजीन ने बताया कि उसका फर्स्ट एपिसोड जल्द ही एयर होगा। ये सुन यंग दे खुश होते हुए अपने मोबाइल पर चेक करने लगा। वहीं पीछे से नाह्युंग ने पूछा कि क्या तुम योन के साथ क्लोज हो? वुजीन ने अपना फोन उठाते हुए हाँ में जवाब देकर बताया कि मेरे पास योन का नंबर है। ये सुन वो दोनों ही उसके पास मंडराने लगे। वहीं यंग दे ने देखा कि डिटेक्टिव एजेंसी के ऑलरेडी काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके थे। उसने सोचा कि क्या ये योन के अपीयरेंस की वजह से है? वैसे इसमें थोड़े बहुत व्यूजीन के भी मेंशंस हैं। अब मैं भी क्यूरियस होने लगा हूँ। जब कुछ फेमस लोग मिस एंड सीन फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करेंगे तब क्या होगा? फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। मूवी थिएटर फिर से भर चुका था। वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा कि लगता है आर्ट वर्क्स की क्वालिटी पिछले साल के कंपैरिजन में काफी बढ़ चुकी है। उसके पास बैठे बंदे ने बताया कि लेकिन मुझे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। हालांकि डायरेक्शन काफी अच्छा है,
वहीं किसी और बंदे ने अपने पास बैठे पर्सन से जापानीज में पूछा कि डायरेक्टर आपके इस बारे में क्या विचार है। उस बंदे ने बताया कि मैं भी उन लोगों के ओपिनियन से एग्री करता हूँ। दरअसल ये बंदा एक जापानीज मास्टर डायरेक्टर क्योतारो तानीगुची होता है। उस पहले वाले बंदे ने क्योतारो का जवाब सुन कहा कि मुझे पता था आपको भी ऐसा ही लगेगा। क्योतारो ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तो चलो अब अगली मूवी देखते हैं। तभी स्क्रीन पर डिटेक्टिव एजेंसी शुरू हो गई। क्योतारो ने सोचा कि चलो देखते हैं कि ये मूवी कैसी है। थोड़ी देर बाद मूवी देखते हुए क्योतारो हैरान हो चुका था। वो सोचने लगा कि आखिर ये एक्टर कौन है। ये प्रोटैगनिस्ट का रोल कर रहा एक्टर मैंने अब तक जितने भी देखे उनसे एक अलग ही लेवल पर है। क्या कोरिया में इस लेवल के भी एक्टर्स हैं जो सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स में ही अपीयर होते हो? उसके पास बैठा बंदा भी पूछने लगा कि वो एक्टर कौन है। उसकी प्रेजेंस काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि वो योन की प्रेजेंस को भी ढक दे रहा है। वहीं एक औरत पूछ रही थी कि तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक्टर थिएटर बैकग्राउंड से है, लेकिन फिर भी मैं इसे कैसे नहीं जानती, मैंने भी इसे कभी किसी थिएटर प्लेस में नहीं देखा। तभी उसके पास बैठा बंदा बोलने लगा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो एक्टर विदेश से है। ये सुन वो औरत हैरान रह गई। डायरेक्टर तायक ने मुस्कुराते हुए बताया कि मैंने सुना है इस एक्टर ने काफी लंबा वक्त विदेश में बिताया है। ये सुन वो औरत उसके करीब आते हुए पूछने लगी कि डायरेक्टर तायक, क्या आप इस एक्टर को जानते हैं? वो विदेश में कहाँ था? तायक ने बताया कि एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं भी नहीं जानता, मैंने बस अपने कनेक्शन से उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। खैर, ये एक्टर इस बार का पहला चुंगमुरों का ब्लू चिप होगा। मैं आने वाली क्लोजिंग अवार्ड सेरेमनी के लिए वाकई में एक्साइटेड हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद माइसियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का क्लोजिंग और अवार्ड सेरेमनी का दिन भी आ जाता है। वहां पर काफी सारे एक्टर्स आए हुए थे, जर्नलिस्ट भी उनकी फोटोज ले रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने अपने पास वाले बंदे से पूछा कि क्या योन और जुंगह्यूक आने वाले हैं। उस बंदे ने बताया कि मुझे लगता है योन तो आएगी, लेकिन मैं जुंगह्यूक के बारे में श्योर नहीं हूँ, उसका ना आना ही बेहतर रहेगा, राइट? तभी उसके पीछे से कोई बंदा चिल्लाने लगा। पीछे खड़ा सियोब चिल्लाते हुए बोलने लगा कि हर कोई योन के बारे में ही बात किए जा रहा है, सब कुछ योन के बारे में ही है। जुंगह्यूक के इश्यूज को योन ने ढक दिया है। उसके पास बैठे जुंगह्यूक ने कहा कि लेकिन फिर भी अगर वो खुद यहाँ आई तो चीजें बदल जाएगी। रिसेंटली मैंने मुझे और युआन को कंपेयर करते हुए काफी सारे आर्टिकल्स देखे हैं, मुझे लगता है कि इस क्लोजिंग और अवार्ड सेरेमनी के दिन सब कुछ बदल सकता है। सियोब ने भी खुश होकर उसकी बात से एग्री करते हुए बताया कि मैंने कुछ अफवाहें भी सुनी हैं, तुम डिटेक्टिव एजेंसी जैसी फिल्म से ढक जाओ, उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। चलो अब बाहर चलते हैं। जुंगह्यूक ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। इतना बोल उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े रिपोर्टर्स भी चौंक उठे। सारे रिपोर्टर्स फटाफट फोटोज खींचने लगे। सियोब और जुंगह्यूक भी ये देख मुस्कुरा दिए, लेकिन रिपोर्टर्स उनके नहीं बल्कि डिटेक्टिव एजेंसी की टीम के फोटोज ले रहे थे। ये देख उन दोनों का ही चेहरा देखने लायक हो गया। उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा वापस से बंद कर लिया। वहीं वूजीन इतने सारे लोगों को देख नर्वस हो रहा था, उसे नॉजियस फील होने लगा था। उसके पास ही खड़ी योन ने पूछा कि क्या ये वाकई में तुम्हारा पहला फिल्म फेस्टिवल है? तुम्हारा रिएक्शन काफी फीका है, भले ही ये मॉडेस्ट हो लेकिन फिर भी ये मेजियन सीन फिल्म फेस्टिवल है। ये सुन वूजीन सोचने लगा कि ये इस जगह को मॉडेस्ट कैसे कह सकती है। तभी एक रिपोर्टर ने योन से पूछा कि आपने अचानक से एक शॉर्ट फिल्म में पार्टिसिपेट करने का निर्णय क्यों किया? एक दूसरा रिपोर्टर भी उसे पोज देने की रिक्वेस्ट करने लगा। ये सुन योन ने पीछे से वूजीन के क्लोज जाते हुए एक पोज दिया। उसने वूजीन से कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें रिपोर्टर्स के सामने फ्रेंडली एक्ट करना होगा, बस थोड़ी देर ऐसा कर लो। ये सुन वूजीन मन ही मन खुशी के मारे रोते हुए बोलने लगा कि हाँ बिल्कुल, ये तो मैं तुम जितना चाहो उतनी देर तक कर सकता हूँ। अब कम से कम कुछ चीज तो मैं उस होपलेस ट्रियो के सामने ब्रैग कर पाऊंगा। फिर एक बंदे ने उनसे पूछा कि आप लोग डिटेक्टिव एजेंसी की टीम है, राइट? आप यहाँ हॉल में एंटर कर सकते हैं। तभी अंदर का दरवाजा खुल गया। वहां पर स्टेज के सामने काफी सारे लोग बैठे हुए थे। उस बंदे ने उन्हें बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी की टीम हॉल के सेंटर में जा सकती है। वूजीन ने भी अपनी जगह ले ली। वो नर्वस होकर सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई हमें ही देख रहा है। तभी उनके सामने स्टेज पर खड़े एंकर ने पूछा कि अब सब ने अपनी सीट्स ले ली होंगी, राइट? तो चलिए अब अवार्ड सेरेमनी को शुरू करते हैं। ऐसे ही अवार्ड सेरेमनी शुरू हो जाती है। एंकर ने अनाउंस किया कि अब अगला अवार्ड जो है वो पहली बार दिया जाने वाला है, जो कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ऑनर करने के लिए है। अब हम बेस्ट एक्टिंग अवार्ड्स और ग्रैंड प्राइज प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देंगे। ये अवार्ड डायरेक्टर तायक के द्वारा दिया जाएगा। डायरेक्टर तायक ने भी स्टेज पर आकर अपनी स्पीच देते हुए कहा कि मैं यहाँ पिछले साल भी आया था, लेकिन इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही वाइब्रेंट है। चलो अब मैं विजेता का नाम भी अनाउंस कर देता हूँ। द बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है डिटेक्टिव एजेंसी से होंग योन को। योन भी अपना नाम सुन स्टेज की ओर बढ़ने लगी। वहां बैठे सारे लोग इस बारे में बातें करने लगे। वो पूछ रहे थे कि तो क्या बेस्ट एक्टर का अवार्ड जुंगह्यूक को मिलेगा? वहीं स्टेज पर तायक ने योन को अवार्ड देते हुए कंग्रेचुलेट किया। योन ने भी उसे थैंक यू बोला। फिर योन ने अपनी स्पीच देते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी लो थी, क्योंकि बाकी एक्टर्स ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। साथ ही मैं डायरेक्टर दोंगचुन को भी अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, जो कि इस वंडरफुल डिटेक्टिव एजेंसी के मास्टरमाइंड है। और मैं सारे स्टाफ और एक्टर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कम समय में मेरे साथ कड़ी मेहनत की।
और साथ ही मैं उस बंदे को एडवांस में कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। ये सुन लोग बातें करने लगे कि आखिर योन किसके बारे में बात कर रही है। वहीं वुजीन ने कंफ्यूज होकर सोचा कि क्या योन मुझे कंग्रेचुलेट कर रही है। तभी चोई ने वहां पर आते हुए वुजीन से माफी मांगकर कहा कि मैं थोड़ा लेट हो गया। वहीं स्टेज पर एंकर अनाउंस कर रहा था कि अब अगला द बेस्ट एक्टर का अवार्ड डायरेक्टर क्योतारो तानीगुची द्वारा दिया जाएगा। चोई ने योन को देख पूछा कि क्या तुम्हें ऑलरेडी अवार्ड मिल गया। योन ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है। ये सुन चोई ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि लगता है अब पीआर की तैयारियां करने का वक्त आ चुका है। वैसे वहां आगे भीड़ कुछ ज्यादा ही है। वुजीन भी चोई को जगह देने के लिए खड़ा हो गया। तभी स्टेज से एंकर ने अनाउंस किया कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है डिटेक्टिव एजेंसी से कांग वुजीन को। ये सुन वुजीन अपनी जगह पे ही जम गया। बाकी लोग भी बातें करने लगे कि ये कांग वुजीन कौन है, क्या ये वो खड़ा हुआ बंदा है, शायद वही होगा। वहीं योन वुजीन को देख बोलने लगी कि ये अपना नाम अनाउंस होने से पहले ही खड़ा हो गया। क्या इसे खुद पर इतना ज्यादा यकीन है। चोई ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस पसंद आया, अब जाओ और अपना अवार्ड ले लो। वहीं वुजीन आगे बढ़ते हुए कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ। बाकी लोग भी उसे देख बातें कर रहे थे कि क्या ये एक अनजान एक्टर है, इसका एक्सप्रेशन तो काफी सीरियस है, क्या ये खुश नहीं है। वुजीन के स्टेज पर पहुंचने पर डायरेक्टर क्योतारो तानीगुची ने उसकी ओर एक बुके बढ़ाते हुए जापानीज में कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा काम वाकई में अमेजिंग था। वुजीन ने भी बुके लेते हुए जापानीज में थैंक यू बोलते हुए कहा कि आपका डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में ऐसा सोचना वाकई में ऑनर की बात है। उसकी जापानीज सुन क्योतारो और वहां खड़ी लेडी पूरी तरह से हैरान हो गए। उस लेडी ने पूछा कि क्या तुम्हें जापानीज आती है। ये सुन वुजीन कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि क्या अभी मैंने जापानीज में जवाब दिया। फिर उसने खुद को संभालते हुए बताया कि बस मुझे थोड़ी बहुत जापानीज आती है। ये सुन क्योतारो पूछने लगा कि क्या बाय एनी चांस तुम जापान में रह चुके हो, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन ऐसी तो नहीं लगती कि तुमने इसे लैंग्वेज स्टडी करके सीखा हो। वुजीन ने कहा कि ये उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, मैं बस कम्युनिकेशन जितना कर लेता हूँ। क्योतारो ने उसे बताया कि तुम्हारी जापानीज एक नेटिव स्पीकर के लेवल पे है, मैं वाकई में इंप्रेस्ड हूँ। तुम एक्टिंग में भी इनक्रेडिबल हो और ऊपर से फॉरेन लैंग्वेज में भी इस लेवल की प्रोफिशिएंसी रखते हो। ऐसे टैलेंट के साथ भी तुम सिर्फ शॉर्ट फिल्म में ही क्यों इन्वॉल्व हो। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि इस बात से इनका क्या मतलब है। वहीं दोंगचुन भी वुजीन की जापानीज सुनकर हैरान हो चुका था। वो सोच रहा था कि क्या वुजीन जापानीज है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, उसकी कोरियन भी अच्छी है। तो क्या इसने जापान में भी काम किया हुआ है, क्या वो एक कोरियन रेजिडेंट के तौर पे जापान में रहा होगा, क्या इसी वजह से वो डायरेक्टर क्योतारो को भी जानता है। चोई भी वुजीन को देख मन ही मन बोलने लगा कि पहले तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन ये सही में जापानीज भी बोल सकता है। आखिर ये बंदा है कौन, इसका पास्ट कैसा रहा होगा। वहीं स्टेज के नीचे से एक बंदा वुजीन को कुछ इशारा करने लगा। ये देख क्योतारो ने उससे माफी मांगकर कहा कि लगता है मैंने प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट कर दिया है। मिस्टर वुजीन तुम प्लीज अपनी स्पीच कंटिन्यू करो। वुजीन माइक के पास जाकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए। मेरी स्पीच जितनी हो सके उतनी सीरियस और पोलाइट होनी चाहिए। फिर उसने अपने सामने की फ्लैशलाइट से इंप्रेस होकर सोचा कि ऐसा लगता है मानो मेरे सामने लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही हो। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस कुछ अप्रोप्रिएट बोलकर थैंक यू कह देना चाहिए। इतना सोच वो माइक में बोलने लगा कि थैंक यू, मुश्किल वक्त लंबा और परसिस्टेंट था, लेकिन अब मेरे आसपास काफी सारे वंडरफुल लोग हैं। मैं अपने रिमार्क्स लंबे नहीं रखूंगा, मैं बिना रुके अपना बेस्ट करता रहूंगा। आप लोगों को फिर से थैंक यू। इतना बोल वुजीन वहां से जाने लगा। एंकर ने भी अगले प्राइज के लिए अनाउंसमेंट शुरू कर दी। यून और दोंगचुन ने भी वुजीन को कंग्रेचुलेट किया। वुजीन ने उनसे भी थैंक यू बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जान निकले जा रही थी। वहीं योन ने कहा कि अब सिर्फ फिल्म के लिए ग्रैंड प्राइज ही बचा है। आप लोगों को क्या लगता है इससे कौन सी टीम जीतेगी। चोई ने कहा कि ये तो डिटेक्टिव एजेंसी की ही टीम होनी चाहिए, राइट। तभी स्टेज से एंकर ने अनाउंस किया कि फिल्म का ग्रैंड प्राइज जाता है डिटेक्टिव एजेंसी को। ये सुन दोंगचुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जैसे जैसे फिल्म फेस्टिवल पूरा हो रहा था, वैसे वैसे रिपोर्टर भी जल्दी से इसकी जानकारी दुनिया में फेंक रहे थे, और ये न्यूज वुजीन के लिए एक एक्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज होने की अपॉर्चुनिटी बन गई। मानवो वुजीन के जीतने की बात सुन खुश था। वुजीन के दोस्तों के तो इस बात पे होश उड़ चुके थे। उसके परिवार वालों को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था जब वुजीन ने उन्हें अपने अवार्ड जीतने की बात बताई। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वुजीन मोबाइल पे अपने बारे में आर्टिकल पढ़ते हुए सोच रहा था कि ये अमेजिंग है कि ये आर्टिकल अभी भी पॉपुलर है। मीजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और योन की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। लगता है मुझे ऐसे मैसेजेस आते ही रहेंगे। फिर उसने मोबाइल साइड में रखते हुए सोचा कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, अभी मेरी एक मीटिंग है। तभी पीछे से डायरेक्टर ताइक ने आते हुए उससे देरी के लिए माफी मांगी। उसने आगे पूछा कि वैसे प्रेसिडेंट चोई कहाँ है। वुजीन ने बताया कि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम गए हैं। ये सुन ताइक ने कहा कि तो चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इतना बोल वो सोचने लगा कि मेरे मन में काफी सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वुजीन उनका जवाब इतनी आसानी से देगा। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें अवार्ड जीतने के लिए कंग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए वाकई में खुश हूँ। वुजीन ने भी उसे थैंक यू कहा। ताइक ने आगे पूछा कि तो
तुम्हें स्क्रिप्ट कैसी लगी? वुजीन ने बताया कि वो काफी इंटरेस्टिंग थी। ये सुन ताइक हंसते हुए पूछने लगा कि क्या सही में? तो फिर तुम्हें स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया? वुजीन ने जवाब दिया कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी वाला कैरेक्टर। ये सुन ताइक ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो उतना भी आसान नहीं होगा। तो फिर तुमने इसके बावजूद भी उसी रोल को क्यों चूज किया? वुजीन मन ही मन कंफ्यूज होकर बोलने लगा कि बस मजा आ रहा था इसलिए चूज कर लिया। इतना सोच उसने बताया कि लगता है मुझे विलेंस पसंद है। ये सुनता एक बोलने लगा कि सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा सोचोगे। एक्चुअली मैं भी तुम्हारे लिए उसी रोल के बारे में सोच रहा था। क्या तुम इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहते हो? वुजीन ने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो मैं इसे ग्लैडली एक्सेप्ट करूंगा। तभी वहां पर चोई आ गया। उसने माफी मांगते हुए बताया कि मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ताइक ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सही वक्त पर आए हो। प्रेसिडेंट चोई, चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मैं और वुजीन दोनों ही इस प्रोजेक्ट के लीडिंग विलन के रोल के लिए सहमत है। चोई लीडिंग रोल की बात सुन हैरान रह गया। ताइक ने बताया कि इसका मतलब है कि वुजीन मेरे प्रोजेक्ट के लिए कंफर्म हुआ सबसे पहला एक्टर है। प्लीज तुम यहाँ बैठो और हम लोग अपकमिंग स्केड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सुन चोई भी उसके पास आकर बैठने लगा। वो मन ही मन इस बात पे हैरान हो रहा था कि वुजीन को सपोर्टिंग नहीं बल्कि एक लीडिंग रोल मिला है। वो सोचने लगा कि एक मास्टर डायरेक्टर किसी अनजान एक्टर को लीडिंग रोल कैसे दे सकता है। आखिर वुजीन और कितने स्टेप्स तक आगे जंप करेगा। एक बार ये न्यूज फैल गई तो इससे इंडस्ट्री में हलचल मच जाएगी। लेकिन फिर भी ये इतना शांत क्यों है? इतना सोच वो वुजीन को देखने लगा। वुजीन ने भी उसे कुछ इशारा किया। वो हमेशा की ही तरह अपना सीरियस एक्ट करते हुए बैठा था। ये देख चोई ने सोचा कि अब अगर मुझे इसके साथ रहना है तो ऐसी चीजें रेगुलरली होती रहेगी। क्या ये मुझे मॉडरेटली सरप्राइज होकर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोल रहा है? इतना सोच उसने ताइक से कहा कि मैं आपकी ऑफर वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को अभी साइन करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी के लिए हमारे बीच वर्बल अग्रीमेंट करके चीजों को निपटा देना ही बेस्ट रहेगा। हम लोग डिटेल्स को बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इतना बोल उसने मन ही मन पूछा कि वुजीन, तुम यही चाहते हो राइट? तुम प्रॉब्ली ये कह रहे हो कि हम इसे सेफली एक्सेप्ट ना करके तुम्हारी वैल्यू बढ़ाए, राइट? जैसा कि तुमने प्रोफाइलर हारियांग के साथ किया था। लेकिन चूंकि अभी वुजीन का रिकॉग्निशन उतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को प्रोफाइलर हारियांग की फर्स्ट ब्रॉडकास्ट तक पोस्टपोन करने का सजेस्ट कर रहा है, राइट? इस तरह से तुम्हारी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। मैं समझ गया, मैं इसे संभाल लूंगा। वहीं वुजीन मन ही मन उसे रुकने को बोलते हुए सोचने लगा कि ये अचानक से ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। अगर डायरेक्टर ने इससे ऑफेंड होकर डिक्लाइन कर दिया तो हम क्या करेंगे? तभी ताइक ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया। कॉन्ट्रैक्ट को अभी साइन करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले फिल्म प्रोडक्शन टीम के डिस्कशंस को ज्वाइन करते हैं और वर्बल अग्रीमेंट के साथ प्रोसीड करते हैं। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या ये भी पॉसिबल है। वहीं चोई फुसफुसाते हुए उससे बोल रहा था कि कम से कम डबल या फिर पॉसिबल हो तो उससे भी ज्यादा। मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें इतनी वैल्यू मिले कि तुम सेटिस्फाई हो सको। इस काम को मुझ पर छोड़ दो। डायरेक्टर ताइक को देखकर लगता है कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है। वहीं वुजीन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये वैल्यू की बात कहां से आ गई। लेकिन अगर वो लोग वैल्यू रेज करने के लिए तैयार हो तो उन्हें रोकने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना सोच वुजीन ने चोई को हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं समझ गया। चोई ने आगे बताया कि जिस हिसाब से वुजीन को पब्लिसिटी मिल रही है, इससे लगता है कि ये काफी ह्यूज होगा। क्या होगा अगर तुम्हारे एक नौसिखिए एक्टर के तौर पे प्रोफाइलर हारियांग और द आइलैंड ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट साथ में टाइड होकर एक्सप्लोड हो गए तो? ऐसे में तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? वैसे में तुम सिर्फ एक ब्लू चिप ही नहीं रह जाओगे, तुम पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बम शेल बन जाओगे। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठा वुजीन मन ही मन सोच रहा था कि मैं थक चुका हूँ। पिछले कुछ दिन काफी कैओटिक रहे हैं। तभी चोई ने उसे बताया कि तुम्हें अभी माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बाद काफी सारी प्रोडक्शन कंपनीज और फिल्म स्टूडियो से कांटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये ऐसा वक्त है जब हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ वक्त तक सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। चलो अभी के लिए इंतजार करते हैं। कंपनी को भी कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो सोचने लगा कि लगता है अब मेरे पास थोड़ा खाली समय है। एक्चुअली प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, इसलिए मैं स्क्रिप्ट के हर रोल को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करने की सोच रहा था। मैंने पहली रीडिंग तो कंप्लीट कर दी है। क्या मुझे घर पहुंचकर छोटे रोल के लिए भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? इतना सोच वुजीन ने उस ब्लैक स्क्वायर को टच कर लिया। सब स्पेस में पहुंचकर वो सोचने लगा कि मुझे यहाँ आए थोड़ा वक्त हो चुका है। अब क्या मुझे ये प्राइवेट किम का रोल करना चाहिए? इतना सोच उसने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। थोड़ी देर में सिस्टम ने प्रिपरेशन कंप्लीट करते हुए बताया कि ये एक काफी हाई क्वालिटी की स्क्रिप्ट है। ये सुन वुजीन ने चैन की सांस लेते हुए सोचा कि मैं तो इसके स्मॉल रोल होने की वजह से नर्वस हो रहा था, लेकिन लगता है ये काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तभी सिस्टम ने रीडिंग शुरू कर दी। वुजीन खुद को किसी जंगल जैसे इलाके में पाता है। वहां पर कुछ चीजें चमक रही थी। वुजीन वहां खड़ा कांप रहा होता है। उसने हांफते हुए चिल्लाकर कहा कि जो भी हो वो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें शूट करके खत्म कर दूंगा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत ही उस तरफ गन तानते हुए पूछा कि कौन है वहां? सार्जेंट किम? प्राइवेट पार्क? क्या वो आप है प्राइवेट पार्क? वुजीन डर के मारे रोते हुए पूछने लगा कि क्या ये आप है प्राइवेट पार्क? ये आप ही है राइट? या फिर क्या ये कॉर्पोरल जांग है?
अगर आप वहां हो तो प्लीज मुझे जवाब दो। आखिर सब लोग कहाँ चले गए? तभी उसके पीछे से किसी बंदे ने आते हुए उसे प्राइवेट के नाम से आवाज लगाई। ये देख, वुजीन खुश होते हुए उसे सार्जेंट पार्क बुलाकर पीछे देखने लगा। तभी एक झटके के साथ कोई चीज उसके पेट के आर पार हो गई। चारों तरफ उसके खून के छींटे फैल गए। उसे मारकर नीचे जमीन पर फेंक दिया गया। इसके बाद सीन किसी अननोन जगह पर शिफ्ट होता है। क्योतारो वहां खड़ा एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। फिर वो बोलने लगा कि मैं उस कोरिया वाले अनजान एक्टर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मैंने उसे कुछ ही वक्त के लिए देखा है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए क्यूरियस हूँ। उसकी एक्टिंग एक वेटरन से भी बियॉन्ड है, लेकिन उसका रिकग्निशन अभी भी बॉटम पे है। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे एक्टर को छोड़ना शर्मनाक बात होगी। अब मैंने अपना मन बना लिया है। चलो उस इनक्रेडिबली टैलेंटेड अनजान एक्टर को दुनिया को दिखाते हैं, और उससे भी ज्यादा मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। इतना बोल उसने किसी को फोन मिला दिया। उसने फोन पर सामने वाले बंदे से कहा कि चलो अभी मेरे रूम में बात करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कोरिया में कुछ और दिन रुकने की जरूरत है। वहीं जब वुजीन अपने घर पे ऑफिशियल हॉलिडे स्पेंड कर रहा था, तब मोकदोंग नाम की जगह पर एसबीसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की बिल्डिंग में एक बड़ा इवेंट हो रहा था। ये हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट प्रोफाइलर हारियांग का प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन होता है। वहां बैठी यूनमी किसी कभी ना देखे हुए सीन स्टीलर एक्टर के बारे में हिंट देते हुए सबका ध्यान खींच रही थी। इससे काफी सारी पब्लिक कम्युनिटीज और मीडिया आउटलेट्स ने प्रोफाइलर हारियांग के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। एमबीएस और टीवीएम नाम की ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने भी प्रोफाइलर हारियांग का प्रेशर महसूस करते हुए अपने अपकमिंग शोज को अर्जेंटली अनाउंस और प्रमोट करना शुरू कर दिया। जल्द ही सारे ड्रामाज ने अपने मेन ट्रेलर्स ऑलमोस्ट एक साथ ही रिलीज कर दिए। वुजीन अपने घर बैठा प्रोफाइलर हारियांग के ट्रेलर को ही देख रहा था। वो बोलने लगा कि मेन ट्रेलर की क्वालिटी तो टॉप नॉच है। ये तो वाकई में फैसिनेटिंग है। वैसे सोचा जाए तो मैंने तो उतना कुछ खास किया भी नहीं। मैंने डिजाइन कंपनी में काम करते वक्त वीडियो एडिटिंग भी की हुई है। तभी कुछ याद कर वो उठ बैठा। अपने फोन पर कुछ देख वो हैरान रह गया। उसके बैंक अकाउंट में 6 करोड़ वॉन आ चुके थे। वो खुश होकर चिल्लाने लगा कि मैंने ये कर दिखाया। मैंने एक ही बार में 6 करोड़ हिट कर लिए। एक्टिंग शुरू करने के बाद ये मेरी पहली सैलरी है। क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि प्रोफाइलर हारियांग के पैसे पहले एपिसोड के बाद भी आते रहेंगे? वाओ, अब मुझे पैसों से क्या करना चाहिए? मैंने पहले कभी भी इतने पैसों से डील नहीं किया। मैं एकदम क्लूलेस हूँ। क्या मुझे कुछ पैसे पहले अपने पेरेंट्स को दे देने चाहिए, या फिर क्या मुझे उन्हें बचाना चाहिए ताकि मैं मूव कर सकूं? मैं काफी कंफ्यूज हूँ। तभी उसका फोन बजने लगा। चोई वुजीन से पूछ रहा था कि क्या तुम अगले दिन ऑफिस आ सकते हो? मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए झांग और येजुंग तुम्हें पिक करने आ जाएंगे। ये पढ़ वुजीन सोचने